My dear students, in previous video about P block we discussed group 15. पिछले वीडियो में हम लोग ग्रुप 15 का डिस्कशन किए थे। आज हम लोग चल रहे हैं ग्रुप 16, जिसे हम ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन है कि ग्रुप 16 हम किसे कहेंगे। निश्चित है कि ग्रुप 16 अगर है तो ग्रुप 16 में जो एलिमेंट है क्या होगा? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। अगर हम बात करें ग्रुप 16 की तो इस परिवार को हम ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानते हैं, या इन अदर वर्ड दे आर आल्सो नोन एज चाल्कोजेन। हमसे क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में कि विच फैमिली और विच ग्रुप नोन एज चाल्कोजेन। तो याद रखिए कि ग्रुप 16 जो ऑक्सीजन परिवार है उसे हम चाल्कोजेन के नाम से जानते हैं। क्या रीजन है चाल्कोजेन का? तो ये रीजन है इसका कि ये जो भी एलिमेंट है जिससे ऑक्सीजन और सल्फर है ये सभी ओर फार्मिंग है। ड्यू टू ओर फार्मिंग नेचर जितने ओर हमें मिलते हैं उन सभी ओरों में हम या तो ओर ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं या सल्फाइड के रूप में मिलते हैं। दिस इज द रीजन दैट ग्रुप 16 नोन एज चाल्कोजेन। चलते हैं हम लोग ऑक्सीजन इनके आकरेंस पे, सोर्सेस की बात करें तो ऑक्सीजन फ्रीली 21% अप टू वॉल्यूम एयर में पाया जाता है। ये मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है इस फैमिली का। अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट का तो नियरली 46% ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। और अगर हम देखें इन जनरल तो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा पौधे रिलीज करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, आप जानते होंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो पत्तियां हैं जिनमें क्लोरोफिल होती है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, या जो ग्लूकोज होता है पाइरुवेट होकर स्टार्ट बन जाता है और O2 रिलीज करते हैं। तो डेली ये जो ऑक्सीजन साइकिल है वो मेंटेन होता है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, जिसमें O2 पौधे रिलीज करते हैं। बात करें सल्फर की तो सल्फर 16 एबंडेंट एलिमेंट है, यानी जो भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनके पाए जाने की प्रायिकता में सल्फर 16वें स्थान पे है। सल्फर मोस्टली ओर में पाया जाता है। जितने भी मैक्सिमम ओर होते हैं जैसे जिंक सल्फाइड, कार्बन सल्फाइड, क्लोराइड, ये सभी ओर सल्फाइड के रूप में रहते हैं। अब अगर ये सल्फाइड के रूप में रहते हैं तो सल्फर का जो एबंडेंट है हमने बताया कि टोटल 1/16 जितने भी एलिमेंट है उसमें 16 एबंडेंट सीरीज में आता है। सेलेनियम और टेलुरियम ये दोनों बहुत ही माइनर है, इनको रेयर बोल सकते हैं, ये सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं। वही जो पोलोनियम जो लास्ट एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये 0.002 ppm ओर में पाया जाता है। हालांकि अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है। अब हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो जनरली अगर ये 16 ग्रुप में है तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2Np4, जहां पे N आउटर सेल है। अब अगर हम बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो आपको याद रखना है सिर्फ इसका एटॉमिक नंबर 8। अब इस 8 में आपको 8 जोड़ना है तो ये आपका 16 हो जाएगा। इस 16 में आपको 18 जोड़ना है तो ये आपका हो जाएगा 34। फिर आपको 18 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 52, और फिर आपको 32 जोड़ना है, ये हो जाएगा 84। तो ये फार्मूला आप याद रखोगे 8, 80, 80, 32। इनका नाम कैसे याद रखोगे? तो इन 60 को भी इनका नाम याद रखोगे O, साप, से, टी, पो। हमने क्या कहा कि को अगर 60 में याद रखना होगा तो कहोगे O, साप, से,
T4 इस तरीके से इनको स्टार्ट में आप याद रखोगे ग्रुप 16 को। अब हम चलते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो यहाँ पे आपका आएगा, आपको लिखना है सार्टो में, यहाँ हीलियम लिख देना है। हीलियम आपको मालूम है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होगा, तो फिर आगे क्या आ जाएगा 2s2 2p4, तो आपका 4 2 6 2 8 हो गया। सल्फर का लिखना है, तो सल्फर के लिए आप यहाँ नियान 10 लिख दोगे और यहाँ लिखोगे 3s2 3p4, तो अब लिखोगे 4 2 6 और 10 से 16 हो गया। सेलेनियम का लिखोगे तो यहाँ पे आर्गन लिख लोगे, आर्गन 18 के बाद निश्चित है कि आपको 3d10 लिखना होगा, उसके बाद लिखोगे 4s2 4p4। अब बात करें टेरियम की, तो यहाँ आपको लिखना होगा क्रिप्टॉन 36, इसके बाद आपको लिखना होगा 4d10 और फिर लिखना होगा 5s2 5p4। पोलोनियम के लिए आपको लिखना होगा जिनान 54 होता है, उसके बाद आपको 4f लिखना होगा 14 और फिर लिखना होगा 5d10 और फिर लिखना होगा 3s2 6p4। तो इस तरीके से ये रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम कहेंगे कि दे है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Lp4, जहां N आउटर सेल होगा। आप इसको शार्ट वे में इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगली प्रॉपर्टी पे इसके। अगला हमसे होगा एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। अगर हम इसके एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई की चर्चा करें तो हम क्या देखेंगे। निश्चित है कि अगर इनको कंपेयर किया जाए ग्रुप 15 से, तो ग्रुप 15 के कंपेयर में दे हैव स्मॉल साइज। व्हाई? तो ग्रुप 15 के बाद अगर हम ग्रुप 16 में आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, एंड वी नो दैट इंक्रीजेस न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस साइज बिकॉज़ इंक्रीजेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। साइज क्या होता है? तो साइज होता है द रिजल्ट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सिलिका। निश्चित है कि ग्रुप 15 के बाद ग्रुप 16 में अगर हम आएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने का रिजल्ट ये होगा कि दे हैव स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू ग्रुप 15। लेकिन अगर हम बात करेंगे ग्रुप में, अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इसकी साइज इंक्रीज करेगी क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे। क्लियर? सिमिलर इनके आयनिक रेडियाई होगा, क्योंकि ये एनायन बनाएंगे और एनायन की साइज हमने पढ़ा है कि एनायन आर ऑलवेज लार्जर एज कंपेयर टू देयर ओन एलिमेंट। जैसे अगर O और O-2 में हमसे पूछे कि O और O2- में कौन बड़ा है, निश्चित है कि एनायन आर ऑलवेज लार्जर एज कंपेयर टू देयर ओन एलिमेंट। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसे हम शॉर्ट में IE कहेंगे। सबसे पहले हमें समझें कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। तो इसको डिफाइन किया जाता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ गैसेस स्टेट ऑफ एन एटम। अगर कोई एटम है गैसेस स्टेट में है तो उसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे, आपने दूसरा निकाला तो उसको सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे, थर्ड निकाला तो उसको थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। और अक्सर हम ये देखें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो ट्रेंड होगी, अगर इसका हम ट्रेंड की बात करें तो वहां पे निश्चित है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को निकालते जाएंगे साइज छोटी होती जाएगी, एंड डिक्रीजेस साइज इंक्रीजेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर हम इसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड देखें तो ऑलवेज IE3 इज मोर देन IE2 इज मोर देन IE1। ये बात हम याद रखेंगे। दूसरी बात ये याद रखिए कि ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करने से इनका जो है इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो डाउन द ग्रुप
the value of ionization enthalpy decreases। लेकिन एक यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो हमसे अक्सर पूछा जाएगा, और वो ये पूछा जाएगा कि अगर इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कंपेयर अगर हम ग्रुप 15 से करें तो ग्रुप 15 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये है ग्रुप 15, इसका है NH2Np3। और ग्रुप 16 का क्या है? NH2Np4। हमें मालूम है कि अगर हम इसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाते हैं तो P में 3 ऑर्बिटल होते हैं और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ग्रुप 16 का बनाते हैं तो P में 3 ऑर्बिटल है और यहाँ हाफ फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन अधिक है। और हमने पढ़ा हुआ है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के फैक्टर में कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वी नो दैट half filled or full filled electronic configuration are more stable as compared to other या as compared to next element। नाइट्रोजन हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन हैविंग हाफ filled electronic configuration as compared to group 16। तो निश्चित है कि ग्रुप 15 के बाद ग्रुप 16 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए because they are smaller, but due to half filled electronic configuration group 15 have more ionization enthalpy as compared to group 16। तो ये यहाँ पे एब्नॉर्मलिटी आप अपने दिमाग में रखोगे कि the first ionization enthalpy of group 15 is more as compared to first ionization enthalpy of group 16। या ये हम कहें कि group 16 having less ionization enthalpy, कौन सी? फर्स्ट having first less ionization enthalpy as compared to group 15। This is due to nitrogen having या group 15 having half filled extra stable electronic configuration। अब अगर हम बात करें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो सबसे पहले हम समझें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। कोई भी एलिमेंट अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को जहां वो शेयरिंग कर रहा है उस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। We also know that group 16 have more electronegative nature as compared to group 15। ऐसा क्यों? क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करना चाहते हैं और ये काफी नजदीक हो चुके हैं। तो हम कहेंगे कि ग्रुप 16 एलिमेंट हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर as compared to group 15, but the electronegativity value of group 16 down the group decreases। और यही कारण है कि चूंकि हाई वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो हाई वैल्यू होने की वजह से ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेलुरियम हो गया, ये सभी नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है बिकॉज दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेंगे। बट इसका जो लास्ट एलिमेंट है पोलोनियम, ये एक प्रकार का मेटल है और ये रेडियो एक्टिव मेटल है जिसकी लाइफ शॉर्ट लाइफ है लगभग 13.8 डेज। तो ये हम याद रखेंगे कि ग्रुप 16 है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर एज कंपेयर टू ग्रुप 15। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम ईजी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। तो हम कहेंगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्या काम है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ an extra electron towards gaseous state of an element। एलिमेंट को जब एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए, उस
इलेक्ट्रॉन की लेने के बाद जो एनर्जी रिलीज करेगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर हम बात करें ग्रुप 16 की, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होगी। निगेटिव का मतलब दे रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। निश्चित है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी लेस निगेटिव होती जाएगी। लेकिन यहाँ आपको क्या याद रखना है कि ऐसा दिखा गया है कि ये जो ट्रेड होना चाहिए कैसा होना चाहिए, ऑक्सीजन इज मोर देन सल्फर, इज मोर देन सेलेनियम, इज मोर देन टेलुरियम। पोलोनियम तो लेगा नहीं, पोलोनियम की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी क्योंकि मेटल है। बट वी ऑब्जर्व दैट sulfur has more negative electron gain enthalpy as compared to oxygen। तो फिर हमारा एक्चुअल ट्रेंड क्या होता है, सल्फर इज मोर देन ऑक्सीजन, देन सेलेनियम एंड देन टेलुरियम है। हमसे रीजन पूछेगा, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन। स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की साइज क्या है, स्मॉलर है। इस स्मॉलर की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, जिस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंड हो जाएगी, खर्च हो जाएगी उस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए। एंड दिस इज द रीजन दैट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस एज कंपेयर टू सल्फर ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन को जब आप ऐड करने जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से वहां पे जो है सम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसकी रिक्वायर्ड जो है खर्च होगी, और इस तरीके से जो उसका नेट प्रॉफिट वैल्यू आएगी वह सल्फर से वैल्यू कम आएगी। एंड दिस इज द रीजन। बात करते हैं हम इसके मेटालिक और नॉन मेटालिक बिहेवियर के। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक बिहेवियर। तो अगर हम बात इसके मेटालिक और नॉन मेटालिक बिहेवियर की बात करेंगे तो अभी हमने देखा है कि दे हैव हाई पावर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मेटल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे नहीं। तो इस परिवार के जितने भी मेंबर हैं सिर्फ पोलोनियम को छोड़कर के ऑल आर नॉन मेटल। हम कहेंगे कि सिंस दे हैव हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दे बिहेव एज नॉन मेटल। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, सिल्वरियम नॉन मेटल है, टेलुरियम नॉन मेटल है, सेलेनियम और टेलुरियम नॉन मेटल है। बट पोलोनियम आर सब मेटलाइट, उसके अंदर कुछ मेटालिक कैरेक्टर है, बट दे आर हाईली अनस्टेबल रेडियोएक्टिव है, और इस वजह से हम उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि इस परिवार के जितने भी एलिमेंट हैं एक्सेप्ट पोलोनियम ऑल आर नॉन मेटल इन नेचर। अब हम बात करेंगे इनके केटिनेशन प्रॉपर्टी। केटिनेशन ये क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है ग्रुप 14 के केस में कार्बन परिवार में जो जिनके पास हाई एफिनिटी होती है केटिनेशन की। केटिनेशन कहते किसे हैं, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज केटिनेशन। और हमने देखा कि दे हैव सम प्रॉपर्टी ऑफ केटिनेशन, इनके अंदर भी केटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। मोस्टली ऑक्सीजन और सल्फर केटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे आपने देखा कि ऑक्सीजन H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ ऑक्सीजन टू गेट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। या सल्फर ये भी बनाता है H2S2 कैसे बनाता है, HSSH। तो हम तो यही कहेंगे कि ये है केटिनेशन प्रॉपर्टी बट नॉट मोर एज कंपेयर टू कार्बन, बट दे हैव लिस्ट केटिनेशन प्रॉपर्टी। अब अगर हम बात करें इनकी अगली प्रॉपर्टी जिसको हम एलोट्रॉपिक फॉर्म कहेंगे। तो एलोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट हैं इनके अंदर जो है एलोट्रॉपिक की बिहेवियर होती है। कैसी बिहेवियर होती है,
Allotropy, they have different structure, they have different but they consist of only similar element, वो allotropy होती है। ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो ऑक्सीजन we have two allotropy, that is O2 and O3। सल्फर देखें तो सल्फर के 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म आते हैं। तो कहेंगे कि जितने भी इस परिवार के एलिमेंट हैं ये सभी कहीं न कहीं एक्सेप्ट पोलोनियम दे हैव एलोट्रॉपिक फॉर्म। ऑक्सीजन का O2 O3 होता है, सल्फर एसिड के रूप में पाया जाता है जो 3 प्रकार जिसको हम कहेंगे सल्फर रोमिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, इसको जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है सल्फर रोमिक, सल्फर मोनोक्लिनिक। अगर बात करें सेलेनियम की, सेलेनियम भी देता है एलोट्रॉपिक फॉर्म देता है। क्लियर? तो इस तरीके से इस परिवार के जो भी एलिमेंट है वो अपने एलोट्रॉपिक फॉर्म को रखते हैं। ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, सल्फर के भी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है जिसको सल्फर रोमिक, सल्फर मोनोक्लिनिक कहेंगे। अब अगर हम बात करेंगे इस परिवार के एलिमेंटल स्टेट के ऊपर तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो होता है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर हम एलिमेंटल की बात करें तो ऑक्सीजन आर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल while other are polyatomic molecule। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ऑक्सीजन की साइज छोटी होती है और साइज छोटी होने की वजह से दे आर एबल टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड लाइक पाई बॉन्ड। और इस तरीके से ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के साथ ये एक सिग्मा और एक पाई इस तरीके से अटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि पाई बॉन्ड बनने के लिए एटम की साइज छोटी होनी चाहिए, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनता है एंड ओवरलैपिंग और पाई बॉन्ड बनता है लेटरल ओवरलैपिंग। तो लेटरल ओवरलैपिंग तभी बनेगा जब दोनों एटम की साइज क्या हो, छोटी हो। तो ऑक्सीजन बीइंग स्मॉलर साइज दे आर कैपेबल टू फॉर्म pi bond and due to formation of pi bond it behave as diatomic molecule, but similar other have no ability to form multiple bond or pi bond due to larger size। और यही कारण है कि ये पॉलीएटॉमिक होते हैं। जैसे सल्फर S8 के रूप में एग्जिस्टिंग होती है और यह S8 जो है पॉलीएटॉमिक क्राउन शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो क्राउन शेप स्ट्रक्चर आप याद रखोगे, ये आपका हो गया क्राउन, ये आपका हो गया क्राउन जिसको S8 बोलेंगे। इस तरीके से ये S8 क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि why oxygen behave as diatomic molecule but other behave as polyatomic। This is the reason that being smaller size of oxygen they are capable to form pi bonding, they are capable to form multiple bonding, क्योंकि pi bond में lateral overlapping होता है। स्मॉलर साइज होने की वजह से लेटरल ओवरलैपिंग इजी होगा, जिसकी वजह से ये ओवरलैप कर जाएंगे और ये बिहेव करेंगे डायटॉमिक मॉलिक्यूल का। लेकिन अगर आप बात करें तो अदर की, तो चूंकि साइज बड़ी हो गई है, साइज बड़ी होने की वजह से ये पाई बॉन्ड की एबिलिटी अपना खो देते हैं, जिसकी वजह से सिंगल बॉन्ड अटैच होते हैं और अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए पॉलीएटॉमिक बन जाते हैं। जिसमें एग्जांपल सल्फर का है जो ये सेट होता है और क्राउन शेप स्ट्रक्चर ये एग्जिस्ट करता है। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम एमपी एंड बीपीबी कह सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। निश्चित है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे डिपेंड करती है। हम ऊपर से नीचे ग्रुप में आएंगे तो साइज इनकी बड़ी होती जाएगी, इनका मोलर मास बढ़ता जाएगा। निश्चित है कि मोलर मास बढ़ने और साइज बढ़ने से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, एक्सेप्ट पोलोनियम जो उसका थोड़ा कम होता है। अब हमसे पूछा जाएगा इसका रीजन क्या है। क्या इसका रीजन यही है कि साइज बढ़ रही है और मोलर मास बढ़ रहा है? एक और रीजन है, इसके साइज बढ़ने से एरिया बढ़ेगा और एरिया बढ़ने से
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वाटर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इंक्रीज करेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज किया तो निश्चित है कि दे have require more energy to break the force of attraction, and this is the result that down the group the melting and boiling point increases due to increases size, due to increases force of attraction, and due to increases molar mass या उसको कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे इस परिवार का ग्रुप 16 का। तो हम ये देखें कि ग्रुप 16 के ये जो जनरल प्रॉपर्टी था जिसमें हमने देखा कि ग्रुप 16 के कितने मेंबर हैं। हमने देखा कि ग्रुप 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हमने देखा कि इनका सोर्सेस क्या है, ऑकरेंस क्या है। उसके बाद हमने इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखा। इसके बाद हमने इसका मेटालिक बिहेवियर देखा, हमने इसकी टेंशन की प्रॉपर्टी देखी, हमने एटोमिसिटी देखी। अब इस डिस्कशन के बाद, इसको हम ग्रुप डिस्कशन कहेंगे, जनरल डिस्कशन के बाद अगले जो हमारा वीडियो आएगा उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनका केमिकल बिहेवियर, फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ ग्रुप 16। तो वो जो वीडियो है आप लोग हमेशा बने रहे चैनल के साथ, और हमारे वीडियो को आप बिल्कुल टाइम टू टाइम जिस तरीके से हम स्टेप टू स्टेप देते जा रहे हैं आप उसको देखते रहें। ओके, थैंक्स।